चैप्टर 5 बिल्डिंग फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स। मोनोपोली कंपटीशन को टालना है, लेकिन एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा ये बिजनेस फ्यूचर तक टिकना चाहिए। ये आइडिया कैसे काम करता है ये समझने के लिए दो कंपनीज को कंपेयर करो, एक द न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी और दो ट्विटर। दोनों ही कंपनीज हजारों लोगों को काम देती है और लाखों लोगों तक न्यूज पहुंचाती है, लेकिन 2013 में ट्विटर की वैल्यू थी $24 बिलियन, जो कि द टाइम्स के मार्केट से 12 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी द टाइम्स ने 2012 में $130 मिलियन कमाए और ट्विटर का लॉस हो गया। लॉस में होकर भी ट्विटर की वैल्यू द टाइम्स से ज्यादा कैसे हो गई? वैल्यू का ये डिफरेंस होने की वजह से कैश फ्लो, एक ग्रेट बिजनेस के पास फ्यूचर कैश फ्लो बनाने की एबिलिटी होती है। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्विटर अगले 10 साल में मोनोपोली प्रॉफिट्स ला सकता है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस द न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में किसी को भी नहीं था। एक बिजनेस अपने लाइफ टाइम में जितना भी प्रॉफिट कमाएगा, उसकी कुल मिलाकर वैल्यू जो होती है वो उस बिजनेस की करंट वैल्यू होती है। न्यूज़पेपर्स की फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए ये लो ग्रोथ बिजनेस होते हैं। उनकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए रहती है, वो अपनी वैल्यू फिर से हासिल करके थोड़े साल तक कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन बढ़ाने की वजह से फ्यूचर में ये कंपनीज बंद पड़ती है। कोई सक्सेसफुल रेस्टोरेंट आज प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन कुछ ही सालों में नए रेस्टोरेंट्स शुरू होने की वजह से उनका कैश फ्लो कम होने लगेगा। टेक कंपनीज के लिए ये पैटर्न उल्टा होता है, वो पहले पैसे गंवाते हैं और उन्हें वैल्यू जनरेट करने में टाइम लगता है। टेक स्टार्टअप को वैल्यू हासिल करने में एटलीस्ट 10 साल या फिर उससे ज्यादा साल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2001 तक पेपैल ने प्रॉफिट नहीं कमाया था, लेकिन हर साल कंपनी का इनकम 100% बढ़ रहा था। थील ने कैलकुलेट किया कि 2011 और उससे आगे के सालों में कंपनी को होने वाले प्रॉफिट के वजह से ही 75% करंट वैल्यू बन पाई थी। लेकिन उन्होंने इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं समझा। इस बुक के पब्लिकेशन के वक्त 2014 में उन्हें पता चला कि कंपनी की ज्यादातर वैल्यू 2020 के प्रॉफिट से आने वाली है। द अट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। वैल्यूएबल बनाने के लिए कंपनी को अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ती है और इस ग्रोथ को लगातार जारी रखने की जरूरत होती है। लेकिन बहुत से बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ भी पता करने से ज्यादा आसान ये मेथड होती है। अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स ध्यान रखते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स और इनकम, तो फ्यूचर में जो इश्यूज आ सकते हैं उन्हें हम नोटिस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआती में जिंगा और ग्रुपॉन की जिस तेजी से ग्रोथ हुई, उसकी वजह से मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स का ध्यान भटक गया। वो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को नोटिस नहीं कर पाए। जिंगा ने फार्म विल गेम बनाने में अच्छा काम किया, लेकिन लगातार एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाने की उनकी काबिलियत कम हो गई। ग्रुपॉन की ऑनलाइन वेबसाइट भी शुरुआती में बढ़ गई, लेकिन कंपनी उन कस्टमर्स को अपने पास बनाए रखने में फेल हो गए। शॉर्ट टर्म ग्रोथ के अलावा बिजनेसमैन को ऐसे बिजनेस बनाने हैं जो 10 साल या उससे ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। मोनोपोली कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोपोली बिजनेस में फ्यूचर में कैश फ्लो ज्यादा होता है, उनके फीचर्स भी एक जैसे होते हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, बिजनेस की पर्सनल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी सेविंग्स और ब्रांडिंग। इन फीचर्स से अपने कंपनी को कंपेयर करो, ताकि आप लंबे समय तक अपने टेक्नोलॉजी को सरवाइव करा सकते हो। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। यह आपका सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि इस फीचर से आपका प्रोडक्ट कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल में जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसकी मदद से हमारा कोई भी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। इन कंप्यूटर कोड्स की वजह से कॉपी करना मुश्किल होता है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हमें मोनोपोली में सक्सेस पाना है, तो हमारा टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। सिर्फ अच्छे लुक्स या कोई ड्रामेटिक चेंज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास पहले से ही प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आपका प्रोडक्ट यूज करें, तो आपकी टेक्नोलॉजी यूजफुल होनी चाहिए। अपना प्रोडक्ट 10 गुना ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए ये टिप्स यूज करो। कुछ नया क्रिएट करो। जब आप लोगों को ऐसा नया ऑप्शन देते हैं जो पहले कभी नहीं बना हो, फॉर एग्जाम्पल, गंजे लोगों को सर पर बाल उगाने के लिए कोई सोल्यूशन देते हो,
तो वो उसे दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाता है। किसी चीज में इतना ज्यादा इंप्रूव करो कि आप कंपटीशन को ही हटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, पेपैल ने ईबे पर ऐसा ऑप्शन दिया जिससे चीजें खरीदना और बेचना आसान हो गया। 1995 में अमेज़न ने अनलिमिटेड बुक्स का कलेक्शन दिया, जिससे बाकी बुक स्टोर पीछे रह गए। अमेज़न को बुक सही सलामत रखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी कोई कस्टमर बुक ऑर्डर करता था, तब वो बुक सप्लायर से वो बुक लेते थे और कस्टमर को डिलीवर करते थे। प्रोडक्ट की डिजाइन इंप्रूव करने से भी आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग और अच्छा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले से ही बहुत से टैबलेट कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, लेकिन एप्पल का आईपैड ज्यादा पावरफुल बन गया क्योंकि वो यूज करने में ज्यादा आसान था। नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट वो होता है जब प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स जितना ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उतनी ही आपको भी इंस्टाग्राम पर आने की जरूरत होगी। नेटवर्क इफेक्ट्स बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट उसके यूजर्स तक तुरंत पहुंचाना चाहिए और फिर वहां से उसकी ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए। नेटवर्क बिजनेस तुरंत ही बड़ा नहीं होता, इसके लिए उससे पहले छोटे लेवल पर सक्सेस मिलना चाहिए। इनफैक्ट, छोटे लेवल से ही शुरुआत करनी चाहिए। मार्क ज़करबर्ग ने अपने क्लासमेट्स को फेसबुक यूज करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और इसी तरह बिजनेस शुरू किया। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे ही मोनोपोली बढ़ती है, वैसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट्स लगते हैं, मतलब ऑफिस के लिए जगह लेना, इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट करना, वो सारे प्रोडक्ट्स के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक प्रोडक्ट बनाने की कीमत कम हो जाती है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनीज के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन जो कंपनीज प्रोडक्ट बेचने के बजाय सर्विस देने का काम करते हैं, उन्हें इतना फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक योगा स्टूडियो में चाहे कितने भी ज्यादा लोगों को हायर किया या फिर ज्यादा जगह पर अपना स्टूडियो शुरू किया, तो भी थोड़े कस्टमर्स तक ही वो सर्विस दे सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का छोटा ग्रुप लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये पता लगाना है कि आपका प्रोडक्ट कितने ज्यादा यूजर्स ला सकता है। ये उसका स्केल यानी एक लेवल होगा और इसी स्केल को बढ़ाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर का स्केल ज्यादा है क्योंकि वो कोई स्पेशल फीचर्स डाले बिना भी अपने यूजर्स बढ़ा सकते हैं। ब्रांडिंग। मोनोपोली मेंटेन करने के लिए एक ऐसा ब्रांड चाहिए जिसे कोई हरा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी में एप्पल सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रांड है। प्रोडक्ट डिजाइन यानी लुक्स और मटेरियल्स को शामिल करके, स्टोर की डिजाइन, प्रोडक्ट की कीमत और उसकी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें ऐसे इंप्रेशन बनाती है कि एप्पल प्रोडक्ट से बेहतर और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स, ब्रांडिंग अकेला ही काफी नहीं है। एप्पल का मार्केट उनके प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है, जो कि अनोखे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की मदद से पॉसिबल हुआ है। बिल्डिंग अ मोनोपोली। मोनोपोली में स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है तो एक और क्रिटिकल फैक्टर ये है कि आप अपना मार्केट कैसे चूज करते हो और उसे कैसे बढ़ाते हो। छोटे मार्केट साइज से शुरू करो, क्योंकि बड़ा बिजनेस हासिल करने से ज्यादा यही आसान रहेगा। लेकिन आपके प्रोडक्ट के लिए कोई सुटेबल मार्केट है या नहीं, ये पहले पता लगाओ। पेपैल के मार्केट में पहले पाम पायलट यूजर्स थे, लेकिन इन लोगों को एक मार्केट की तरह देखना मुश्किल था, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर थे और उनके बीच कोई कॉमन बात नहीं थी। इसीलिए ज्यादा लोग नहीं थे जिन्हें एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी। इस आइडिया को हटाकर पेपैल ने ईबे ऑक्शंस की तरफ अपना फोकस बढ़ाया और वो सक्सेसफुल हुए। उन्होंने 25% पावर सेलर्स को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की सर्विस दी। थोड़े ही कस्टमर्स ढूंढो जो एक जैसा काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया और माहौल में ही रहते हैं और जहां पर ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। कभी कभी बिजनेसमैन को लगता है कि अगर वो बड़े मार्केट का थोड़ा सा शेयर खरीदेंगे तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, $100 बिलियन का मार्केट सिर्फ 1% खरीदना, लेकिन अगर आप मार्केट में आ पाते हो तो भी इस फील्ड में नए होने की वजह से आपके कंपटीटर्स आपका प्रॉफिट हड़प लेंगे। छोटे मार्केट को भी कब्जे में करने के बाद दूसरे मार्केट में धीरे धीरे अपना मार्केट बढ़ाओ। अमेज़न ने यही स्ट्रैटेजी यूज की।
अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को ऑनलाइन शॉपिंग पर कंट्रोल लाना था, लेकिन उसने शुरुआती में सिर्फ बुक्स बेचना शुरू किया। जो लोग बुक स्टोर्स के नजदीक नहीं रहते थे या फिर जिनके आसपास बुक्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए अमेज़न जल्दी ही बुक्स का मेन सोर्स बन गया। यहाँ पर सक्सेसफुल शुरुआत करने के बाद अमेज़न के पास दो ऑप्शंस थे। पहला, बुक कस्टमर्स यानी रीडर्स बढ़ाओ, या फिर दूसरा, रीडर्स जैसे ही दूसरे मार्केट में अमेज़न की जगह बनाओ। उन्होंने सीडीज, वीडियोस और सॉफ्टवेयर बेचना शुरू किया और स्लोली दूसरे कैटेगरीज में भी अपनी सर्विस दी, जिससे वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग में टॉप पोजीशन पर आ गए। ईबे ने भी छोटी शुरुआत की थी। पहले सॉफ्ट टॉयज खरीदने वाले लोगों पर फोकस किया, उसके बाद बाकी लोगों तक मार्केट शिफ्ट कर दिया और फाइनली ऑनलाइन सेलिंग में टॉप पर आ गए। लेकिन ईबे को रियलाइज हुआ कि इतना मिलना भी काफी नहीं है। उन्हें पता चला कि इस ऑक्शन का इस्तेमाल अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए किया जा सकता है। पेंसिल्स जैसी चीजें जो अमेज़न में आसानी से मिल सकती थी, उनके मुकाबले कॉइन्स और स्टैम्प्स जैसे प्रोडक्ट्स अगर बेचे तो ये मॉडल ज्यादा काम करेगा। ईबे छोटी कंपनी होकर आज भी एक सक्सेसफुल मोनोपोली है। डोंट बी अ डिस्ट्रप्टर। डिस्ट्रप्शन, ये वर्ड आज भी सिलिकॉन वैली में फेमस है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट स्टार्टअप्स की नई सोच में एक प्रॉब्लम बनकर आ सकता है और उन्हें सक्सेस मिलने से रोक सकता है। ओरिजिनली डिस्ट्रप्शन मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसे कम कीमत पर बेचते हैं। फिर वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करके उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे इंप्रूव किया जाता है और बड़े प्रोडक्ट के साथ उसका मुकाबला होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसीज आने के बाद ऑफिस के लिए यूज किए जाने वाले कंप्यूटर्स का मार्केट डिस्टर्ब हो गया, मतलब बिगड़ गया। पहले तो ये डिस्ट्रप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन फाइनली पीसीस ने इन्हें रिप्लेस कर दिया। उसी तरह मोबाइल डिवाइसेस पीसीस का मार्केट डिस्टर्ब कर रहे थे। उसी तरह मोबाइल डिवाइसेस पीसीस का मार्केट डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रप्शन का मीनिंग अब किसी प्रोडक्ट को चेंज या इंप्रूव करना नहीं है। जब बिजनेसमैन को लगता है कि उनकी कंपनी मार्केट में डिस्ट्रप्शन ला रही है, तब वो उसी सिचुएशन पर फोकस करते हैं जो उस समय हो रही है, मतलब आगे की नहीं सोचते। सेम सिचुएशन को नए नजरिए से देखने की कोशिश नहीं करते। पुराने कंपनीज हमारे प्रोडक्ट पर कैसे रिएक्ट करेगी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम नए प्रोडक्ट बनाने पर ही ज्यादा फोकस करें। अगर आपकी कंपनी दूसरे कंपनीज को डिस्टर्ब करती है तो वो कुछ नया नहीं कर रही और मोनोपोली भी नहीं बन सकती। डिस्ट्रप्टिव कंपनीज मुकाबला हारती है। फॉर एग्जाम्पल, 1999 में नैपस्टर कंपनी ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, लेकिन खुद ही पैसों की प्रॉब्लम में फंस गए। पेपैल कुछ लोगों को डिस्ट्रप्टिव लग सकता है, लेकिन पेपैल ने किसी कंपनी को चैलेंज नहीं किया। शुरुआती में उन्होंने वीजा से मदद ली, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट का मार्केट बढ़ाने के बाद पेपैल की वजह से वीजा को बहुत मदद हुई। पेपैल ने पॉजिटिव चेंजेस किए, जबकि नैपस्टर ने पूरी इंडस्ट्री को खत्म करने का गोल रखा। अगर आपको स्टार्टअप को दूसरे मार्केट में स्प्रेड करना है तो डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। उससे अच्छा है कि कंपटीशन को ही टालो। बी अ लास्ट मूवर। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब किसी और कंपनी से पहले मार्केट हासिल करना, लेकिन फर्स्ट मूव करना ये एक स्ट्रैटेजी है, गोल नहीं। आपका गोल है पैसे कमाना, जो कि फ्यूचर में काम आ सकता है। ये हासिल करने के लिए आपको छोटे मार्केट से शुरुआत करनी है, यानी फर्स्ट मूवर बनके और धीरे धीरे एक एक मार्केट पर कब्जा करते जाना है, जब तक कि आपका फाइनल मार्केट कंट्रोल में नहीं आ जाता। आपको लास्ट मूवर बनना है, जो इंप्रूवमेंट करके इस बात का ध्यान रखता है कि आगे जाकर मोनोपोली में प्रॉफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट मूवर बनने से ही आप लास्ट मूवर बन सकते हैं।